और बनवाओ प्रेग्नेंट बहू से पकवान। रो मत बहू, ये तो सब बस किस्मत के खेल हैं। रेखा सलोनी को समझा रही थी। धीरे धीरे सलोनी भी आ रही थी कि उसे वहीं खड़ी हुई उसी के मोहल्ले की 3 औरतों ने देख लिया और वो भी सभी आपस में बातें बनाने लगी। अरे देख देख, रेखा जी ले आई अपनी बहू को, बेचारी कैसी रो रही है। और बनवाओ प्रेग्नेंट बहू से पकवान, यही होगा जब ठंड में सास बिल्कुल भी अपनी बहू पर ध्यान नहीं देगी तो। सोई को बेचारी कैसे रो रही है, इसकी सास का क्या है, ये तो 4 दिन का गम मना लेगी। सभी औरतें ऐसे ही बातें बना रही थी, लेकिन वो ऐसे बोल क्यों नहीं थी, और वो बहू कौन थी जो रोते हुए आ रही थी? जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। अरे बहू, बाहर रोटियों का अकाल हो रहा है और यहाँ तू है कि जूं की चाल से रोटी बना रही है। जरा जल्दी जल्दी हाथ चला ना। माँ माफ करना, लेकिन इससे ज्यादा जल्दी मुझसे नहीं हो पाएगा। आप तो जानती हो ना कि मैं गर्भवती हूँ। मुझे रोटियां बनाते बनाते पूरा 1 घंटा होने को आ रहा है। अब तो मेरी टांगों का भी दम सा निकला जा रहा है। अरे ये क्या बात हुई, गर्भवती है तो क्या हुआ? इन दिनों में क्या बहुएं घर के काम नहीं करती? जब मेरा माधव होने वाला था ना, तब मैं रोजाना 50-50 लोगों के लिए खाना बनाती थी। अब बहाने मत बना, जानती है ना इन सभी को मैंने ही बुलाया है। अगर सही से खिला पिला कर नहीं भेजा तो इसमें मेरी बेइज्जती होगी। रेखा ऐसे बोलती हुई चली गई। अपनी सास के आगे सलोनी भी कुछ नहीं बोली और बस शांति से रोटी बनाने लगी। सलोनी रेखा की बहू थी जिसकी शादी अभी साल भर पहले ही हुई थी। सलोनी 5 महीने की गर्भवती बहू थी जिससे रेखा उसकी प्रेगनेंसी को ध्यान में रखे बिना बहुत ज्यादा काम करवाती थी। सलोनी खाना अच्छा बनाती थी जिसकी वजह से रेखा उससे बहुत पकवान बनवाती थी। आज भी रेखा ने अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया हुआ था जिनका खाना भी सलोनी ही बना रही थी। पूरे 30 लोगों का खाना बनाकर और खिलवाकर सलोनी रसोई से बाहर आई। सर्दी का मौसम था, लेकिन ऐसे में थकान और पसीने से सलोनी का शरीर पसीने में हो रहा था। हे भगवान, इतनी जल्दी जल्दी काम करने की वजह से मेरा तो सारा शरीर ही पसीने में भीग गया। ओह, इस गीले से शरीर पर अब ठंड भी लग रही है। अरे सलोनी बहू, आ जा, यहाँ बैठ। वैसे बहू कहना पड़ेगा, तेरे हाथ में तो जादू है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस आलू मटर की सब्जी से तू दूर भागती थी, तेरे हाथों की उसी सब्जी को इतना ज्यादा खा लूंगी। सही कहा, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ था। चलिए, आपको पसंद आया तो समझो मेरी मेहनत वसूल हो गई। बहू, अब जब इन्हें अपने हाथों के खाने का स्वाद चखा ही दिया है तो अब अपने हाथों की चाय भी पिला दे। क्या कहा माँ जी? अरे नहीं नहीं रेखा जी, अभी तो बेचारी बच्ची खाना बना कर आ रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बहू तो बहुत अच्छी चाय बनाती है, आप पीकर देखना। क्यों बहू? जी माँ जी, मैं अभी लाती हूँ चाय। सलोनी थकान से चूर हो चुकी थी, लेकिन रेखा ने एक बार भी उसकी तरफ को नहीं देखा। बेचारी को सभी के लिए चाय भी बनाकर लानी पड़ी और फिर सर्दी में सलोनी ने घर के सभी काम निपटाए। उसने ठंडे पानी से बर्तन साफ किए और फिर मेहमानों के जाने के बाद झाड़ू और पोछा भी किया। सलोनी के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। प्रेगनेंसी की हालत में भी, चाहे सर्दी होती या गर्मी, लेकिन रेखा उसे चैन नहीं लगने देती थी। ऐसे ही आज के दिन। सलोनी बेटा, आज तो बहुत ज्यादा मन कर रहा है समोसे खाने का। ठीक है माँ, तो मैं माधव जी से बोल देती हूँ कि जब आएंगे तो वो समोसे लेते आएंगे। नहीं, मुझे बाहर के समोसे नहीं खाने हैं। किस तरह गंदगी से बनाते होंगे। मेरे लिए तो तू समोसे बना अपने हाथों के। ठीक है माँ, मैं बना दूंगी, लेकिन समोसों का सामान नहीं है। ये क्या बात हुई? अरे नहीं है तो लेकर आ जा। माँ जी, आप आज का मौसम देख रही हो ना, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे में मेरा बाहर जाना ठीक रहेगा क्या? हे भगवान, तू कितना सोचती है। अरे बहू, खुद को छुई मुई नहीं, शेरनी बना, शेरनी, समझ आया? इन सर्द हवाओं का क्या है, सर्दी है तो चलेंगी ही। तू ये सब कुछ छोड़ और जा सामान लेकर आ। रेखा ने बिना कुछ सोचे समझे सलोनी को बाहर ठंडी हवा में सामान लेने भेज दिया। सलोनी कांपते हुए सामान लेने पहुंची। कितनी सर्दी है, हे भगवान, ये सर्दी तो शरीर को चीर रही है। किसी तरह सलोनी ने खुद को इस सर्द हवा में संभाला। बाहर उसे उसकी मोहल्ले की कुछ औरतें मिली। अरे सलोनी, तुम इतनी ठंड में तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। तुम प्रेग्नेंट हो और इस बात को तुम हल्के में मत लो। ये बहुत संभल कर रहने के दिन होते हैं। जी मैं समझती हूँ, वो सासू माँ का समोसे खाने का मन हो रहा था तो बस उसी का सामान लेने को आई थी। सलोनी उन औरतों से ऐसे बोलकर आगे बढ़ गई और सामान खरीद कर घर आ गई। बाहर की ठंडक में से आते ही सलोनी हीटर के पास को बैठी, जहां उसे थोड़ा सा आराम मिला। माँ, बाहर तो बहुत ही ज्यादा सर्दी है।
तुझे कुछ ज्यादा लगती भी है बहू। चल अब काफी सेक लिया तूने अपने हाथ, अब जल्दी से समोसे बना कर ला। रेखा के बोलने पर सलोनी फिर से रसोई में आ गई। रसोई में कोई हीटर वगैरह नहीं था, जिसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। ठंडी रसोई में कांपते हुए सलोनी ने समोसे बनाए। ये आलू कितने ठंडे लग रहे हैं। कुछ इस तरह से सलोनी का आज का भी दिन गुजरा। वो बेचारी ऐसे ही प्रेगनेंसी में ठंड में सभी काम करती थी। सबसे ज्यादा उसे रसोई के काम करने पड़ते थे। कभी रेखा उससे कुछ बनवाती तो कभी उसकी ननद सिया। ऐसे ही देखते देखते 9 महीने पूरे हो गए और एक दिन वो अपनी ननद के लिए पास्ता बना रही थी कि तभी उसे पेट में लेबर पेन स्टार्ट हो गया। आह आह आह, क्या बात है भाभी, क्या हुआ? माँ जल्दी आओ माँ। रेखा सलोनी की हालत को देखकर समझ गई कि आखिर उसकी बहू की डिलीवरी का वक्त आ चुका है। वो जल्दी से एम्बुलेंस में उसे हॉस्पिटल लेकर आ गई, जहां उन्हें खुशी की जगह एक गहरा सदमा मिला। नहीं 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 माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं मानती हूँ कि ये सच है। मैंने मेरे बच्चे का हर दिन हर पल इंतजार किया है। हाँ मेरी बच्ची, खुद को संभाल। ऐसा हो जाता है। क्या हुआ अगर एक बार गोद सूनी हो गई तो फिर से बढ़ जाएगी। डॉक्टर, ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो मेरी बहू के चेकअप करवाए थे और बच्चा स्वस्थ था, फिर कैसे? देखिए रेखा जी, कभी कभी रिपोर्ट्स गलत भी हो जाती हैं और आपकी बहू का बच्चा मरने की सबसे बड़ी वजह यही सामने आई है कि आपकी बहू को प्रॉपर रेस्ट और अच्छी केयर नहीं मिली, जिससे कि स्वस्थ बच्चा धीरे धीरे अस्वस्थ होता चला गया और वो अपनी माँ के पेट में ही मर गया। देखिए, शुक्र मनाइए कि वक्त रहते मरा हुआ बच्चा निकाल लिया गया, नहीं तो इससे आपकी बहू की भी जान पर बन सकती थी। डॉक्टर की बात सुनकर रेखा बस खामोश सी रह गई। उसे अब अपना किया सब कुछ याद आ रहा था कि किस तरह उसने अपनी बहू पर कामों का लोड डाला था और अब उसे पछतावा भी हो रहा था, लेकिन वो सलोनी से कुछ बोली नहीं। 1-2 दिन बाद सलोनी को रेखा और माधव घर लाने लगे। सलोनी रोते हुए आ रही थी। रो मत बहू, ये तो सब बस किस्मत का खेल है। रेखा सलोनी को समझा रही थी। धीरे धीरे सलोनी भी आ रही थी कि उसे वहीं खड़ी हुई उसी के मोहल्ले की 3 औरतों ने देख लिया और वो सभी आपस में बातें बनाने लगी। अरे देख देख, रेखा जी ले आई अपनी बहू को, बेचारी कैसे रो रही है। और बनवाओ प्रेग्नेंट बहू से पकवान, यही होगा। जब ठंड में सास बिल्कुल भी अपनी बहू पर ध्यान नहीं देगी तो। सही कहा, बेचारी कैसी रो रही है। इसकी सास का क्या है, ये तो 4 दिन का गम मना लेंगे, लेकिन गोद तो बेचारी की सूनी हो गई ना। सभी औरतों ने ऐसे ही बातें बनाई, जिनको सुनकर रेखा को बुरा तो लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकती थी। रेखा सलोनी को घर ले आई और उसका अच्छे से ख्याल रखने लगी। बहू, ओ मेरी प्यारी बहू, ये ले बादाम का दूध पी ले, इससे तुझे ताकत मिलेगी। नहीं माँ, मुझे नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? देख बहू, भले ही हमारे घर में कोई नन्हा मेहमान नहीं आया, लेकिन तूने तो एक बच्चे को जन्म दिया है ना। तेरे लिए इस वक्त खाना पीना बहुत जरूरी है। चल अब जल्दी से मुंह खोल। रेखा ने सलोनी को समझाकर उसे दूध पिलाया। रेखा अब उसे ऐसे ही उसका ख्याल रखने लगी थी। वो उससे ज्यादा कोई घर के काम भी नहीं करवाती थी। सभी काम वो और उसकी बेटी सिया ही देख लेती थी और सलोनी बस 1-2 काम कर देती। ऐसे ही चलते चलते कुछ दिन बीते और सलोनी फिर से गर्भवती हो गई, लेकिन इस बार रेखा ने अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराया। ये ले सिया, ये अपनी भाभी को कमरे में ही देकर आ जा। लाओ माँ। सिया सलोनी को उसके कमरे में ही खाना देकर आई। अब सलोनी का सभी काम करना बंद हो चुका था। देखते ही देखते ऐसे ही 9 महीने पूरे हो गए और वो दिन भी आया जब सलोनी ने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए और रेखा ने प्यार से सलोनी और अपने पोते को गले से लगा लिया। बेटा आने से सलोनी की भी चोट भर गई और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे। कितनी प्यारी लग रही है मेरी देवरानी जी। ये सारे शगुन की मिठाई, कपड़े और कुछ गहने तुम्हारे लिए हैं। क्या बात है बड़ी बहू, अपनी देवरानी पर बहुत प्यार दिखा रही हो। अरे माँ जी, देवरानी शादी करके घर पर आ जाएंगी तो मुझे थोड़ा सहारा मिल जाएगा घर संभालने में। फिर हम देवरानी जेठानी की तरह नहीं रहेंगे, बहनों की तरह रहेंगे। सोनाली के मुंह से ये सुनते ही उसकी देवरानी सुप्रिया कहने लगती है, क्यों नहीं जेठानी जी, एक बार मुझे शादी करके आने दो, फिर हम दोनों मिलकर घर को अच्छे से संभालेंगे और मैं आपके साथ सारे काम भी करवाया करूंगी। सुप्रिया की ये बात सुनकर सोनाली को बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इतने बड़े परिवार को बर्दाश्त कर रही हूँ, अब तुम भी करना। वो लोग शगुन पूरा करने के बाद घर लौट आते हैं और बहुत जल्दी शादी की तारीख भी निकल आती है। कुछ ही समय बाद देवरानी घर पर शादी करके आ जाती है, जहाँ सभी रस्मों के बाद उसकी शादी के बाद पहली रसोई की रस्म करवाई जाती है। जाओ बहू, पहली रसोई की रस्म करो। भाभी आप एक काम करना, मेरे लिए तो पास्ता बना देना। ये लो, आ गई एक फरमाइश। भाभी
मेरे लिए तो आप पनीर की सब्जी बना देना। ये लो, फरमाइश की लिस्ट स्टार्ट हो गई है। आज तो देवरानी जी का हाल बुरा होने वाला है। बहू तू तो मीठे में मेरे लिए मूंग की दाल का हलवा बना देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी जाकर आप सभी की पसंद के हिसाब से बनाकर लेकर आती हूँ। सुप्रिया रसोई में आती है, जहाँ वह खुद से कहती है, बहुत ठंड हो रही है। इतना सारा खाना मुझे अकेले बनाना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरी पहली रसोई की रस्म है। कौन सा मुझे रोजाना अकेले इतना खाना बनाना होगा। जेठानी जी हैं तो सही। सुप्रिया सबकी पसंद की डिशेस बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती है। खाना खाकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। बड़ी भाभी ने आज तक इतना स्वादिष्ट पास्ता कभी नहीं बनाया। भाभी, आपने पनीर का कोरमा बहुत स्वादिष्ट बनाया है। मुझे नहीं पता था कि पनीर का भी कोरमा होता है। छोटी बहू, ये मूंग की दाल का हलवा भी बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारे हाथों में तो बावर्ची वाला स्वाद है। इतना अच्छा खाना बनाना तुमने कहाँ से सीखा? माँ जी, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया था। आप चिंता मत कीजिए, आप जो कहोगे मैं बनाकर खिला दिया करूंगी। हाँ, फिर तो ठीक है, छोटी भाभी ही सबके लिए खाना बना लिया करेंगी। ये क्या, रोजाना अब मैं इतना सारा खाना बनाऊंगी? बहुत स्वादिष्ट खाना है। ये लो बहू, तुम्हारा नेग। इस तरह सभी उसे नेग और गिफ्ट देते हैं। सुप्रिया ये सब लेकर अपने कमरे में आ जाती है। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही ससुराल मिला है, लेकिन इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बनाया करूंगी? क्या पता जेठानी जी मेरी मदद करवा दिया करें। सुप्रिया को थोड़ी उम्मीद थी, धीरे धीरे वह भी टूट गई जब सुबह शाम सबके मुंह से एक ही आवाज निकलने लगी, खाना तो छोटी बहू ही बनाएगी। माँ जी, मुझे बता दीजिए, आज खाना मैं बना देती हूँ। एक काम करो, तुम घर के बाकी के सारे काम कर लो और खाना सुप्रिया को बनाने दो। छोटी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। मेरे लिए आज राजमा चावल बना देना छोटी भाभी। हाँ हाँ, देते जाओ बैठे बैठे हुक्म। मैं तो इस घर की बावर्ची हूँ ना। इसी तरह अब सुबह शाम ठंड में सुप्रिया को ही सबके लिए खाना बनाना पड़ता है, जिसका फायदा जेठानी भी उठाने लगती है। खाना तो सुबह शाम मैं ही बना रही हूँ, ऊपर से ये जेठानी जी बर्तन भी छोड़कर चली जाती हैं। उफ, पानी कितना ठंडा। इतने ठंडे पानी में बर्तन धोकर मेरे हाथ सुन्न हो गए। ओहो, एक दिन सुप्रिया बर्तन धोए बिना ही अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि उसे बहुत ठंड लगती है और वह इतने लोगों का खाना बनाकर थकी होती है। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, बहुत ठंड है। सुप्रिया बिस्तर में लेटी ही थी कि तभी उसकी नंद आ जाती है। अरे ये क्या भाभी, तुमने बर्तन ही नहीं धोए, एक भी बर्तन नहीं धुला हुआ है। आराम करने के लिए बिस्तर में चली गई हो। देखो रसोई कितनी गंदी हो रखी है। मेघा दीदी, मुझे ठंड लग रही है, बर्तन आप धो दीजिए। मैं इतना सारा खाना बनाती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। अरे देखो, काम करना है तो करो, मेरे ऊपर मत थोपो। जब माँ सुनाएंगी ना तब आपको पता चलेगा। मेघा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है और ये सब सुजाता सुन लेती है। इधर सुप्रिया को ना चाहते हुए भी ठंड में बिस्तर से बाहर निकलकर बर्तन धोने पड़ते हैं। अब तो हद ही हो गई है, सुबह से रात तक मैं ही खाना बनाऊंगी और बर्तन भी धोऊंगी। अब देखती हूँ सबको मेरे हाथों का खाना कैसे पसंद आएगा। सुप्रिया बर्तन धोने के बाद दोपहर के लंच की तैयारी में लग जाती है। खाना पूरी तरह तैयार होने के बाद वह खाने की टेबल पर लगा देती है और सभी को आवाज लगाकर बुला देती है। क्या बात है, गर्मा गर्म दाल चावल, लेकिन दाल ज्यादा पतली और चावल घुटे हुए लग रहे हैं। वो आज थोड़ा खाना ऊपर नीचे हो गया, आप लोग खा लो। ये सुनकर सभी लोग खाना खाते हैं, लेकिन उनकी आंख नाक कान से धुआं निकलने लगता है। हाय हाय हाय, हो मेरी जुबान, हाय हाय हाय, माँ पानी दो पानी, हाय मेरी जुबान जल गई माँ। हाय रब्बा बहू, ये क्या किया? हाय हाय, इतनी मिर्ची खाने में, ओहो क्या कर दिया बहुत छोटी बहू। सब इतनी मिर्ची खाकर बहुत परेशान हो जाते हैं। उफ, ये क्या, शायद गलती से मिर्ची ज्यादा हो गई है आज। हाय बहू, ये क्या घोटाला कर दिया तुमने? आज तो खाने में ज्यादा मिर्च हो गई। सभी बिना खाना खाए पानी पीकर उठकर अपने कमरों में चले जाते हैं। मेघा तो अपने कमरे में अपने लिए खाना मंगवा लेती है और सोनाली खुद के लिए थोड़ा सा खाना बना लेती है। फिर आता है रात को दोबारा से खाना बनाने का समय, जहां सब लोग एक ही बात कहते हैं। अरे तो क्या हुआ, सुबह की खाने में मिर्ची तेज हो गई। चाहे कुछ भी हो, खाना तो छोटी भाभी ही बनाएंगी। हाँ, एक गलती दोबारा थोड़ी होती है। हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ। सुप्रिया रसोई में जाती है और सभी के लिए बहुत खाना तैयार कर लेती है। खाना देखते ही सबके मुंह से लार टपकने लगती है। लगता है अब तो खाना अच्छा है, चलो खाते हैं। जैसे ही सोनाली और बाकी सब खाना खाते हैं, वह खाने को मुंह से बाहर उगल देते हैं।
ऐसा भी क्या हो गया है जो कभी मिर्च ज्यादा तेज तो अब नमक तेज हो गया। लगता है देवरानी खाना बना बनाकर थक गई हैं। इतना नमक तेज, पहले मिर्ची तेज और अब नमक तेज। शायद ये छोटी बहू जानबूझ कर रही है, वैसे भी वो अकेली ही तो लगी रहती है। सुजाता ऐसा सोचने के बाद अपनी बड़ी बहू से कहती है, आज से घर में छोटी बहू खाना नहीं बनाएगी, खाना सिर्फ बड़ी बहू बनाएगी। बिना खाना खाए सुजाता उठकर चली जाती है। उसके साथ सारे खाने की टेबल से उठकर चले जाते हैं। देवरानी जी को क्या लगता है कि चाल बस वही चल सकती हैं? चाल तो मैं भी चल सकती हूँ। अगली बार से सोनाली भी रसोई में जाती है तो वह कभी दाल पतली कर देती है, कभी मिर्ची तेज कर देती है और कभी नमक तेज। फिर से वही सब हो रहा है। छोटी बहू का तो मुझे समझ आता है, लेकिन बड़ी बहू भी। इस तरह सुजाता अब बड़ी बहू को रंगे हाथ पकड़ने की सोचती है और एक दिन वह उसे जानबूझकर दाल में पानी ज्यादा, खाने में नमक मिर्ची ज्यादा करते हुए देख लेती है। अब तो घर की छोटी बहू ही खाना बनाएगी, किसी को मेरे हाथों का खाना अच्छा ही नहीं लगेगा। क्या बात है बड़ी बहू, क्या बात है, तुमने तो हद ही पार कर दी। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया। काम चोरी की भी हद होती है। छोटी बहू को आए हुए अभी कुछ दिन हुए नहीं थे कि तुमने उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी। खाना बर्तन उसे करवाने लगी और अब तुम खाने में नमक मिर्ची तेज कर रही हो और पानी भी ज्यादा डाल रही हो। माँ जी, वो मैं बस। अरे छोटी बहू का तो समझ आता है, मुझे बेचारी थक गई होगी, लेकिन इतने लोगों के लिए इतना सारा खाना बनाकर तुम तो पहले से ही सब करती आई हो, फिर ये गलतियां कैसे हो रही हैं? तुम्हें थोड़ी शर्म करनी चाहिए बड़ी बहू। ये सब सुनकर सुप्रिया अचानक से आकर अपनी ही जेठानी का सपोर्ट लेते हुए कहती है, रुक जाइए माँ जी, आपने ये तो देख लिया कि दोनों बहू खाना बनाने में जानबूझकर गलतियां कर रही हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि क्यों किया जा रहा है। अरे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों का खाना अकेले हम दोनों के ऊपर ही क्यों है? मेघा दीदी को आप कुछ बोलते ही नहीं हो, वो बस घर में पड़ी पड़ी खाती रहती हैं। अरे अगर वो हमारी मदद करें तो हम इतनी परेशानियों में होंगी ही नहीं। सही बोल रही हो तुम, ये सब मेरी ही गलती है। घर में बहुएं ही क्यों काम करेंगी, बेटियों को भी हाथ बटाना चाहिए। इस बार नंद और भाभी के बराबर काम बांटे जाएंगे। सुजाता इतना कही रही थी कि अपनी बेटी को दोपहर का खाना बनाने के लिए वो कह देती है। अब से सुबह का नाश्ता देवरानी, दोपहर का लंच नंद और रात का डिनर जेठानी बनाती है और घर के काम में सभी मिलकर रहते हैं, जिससे किसी को कोई परेशानी ही नहीं होती।